खास करके अखिल भारतीय साहित्य महासभा का उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अलग समाज बताया तमाम क्षेत्रों दोस्तों ये प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। जितना प्रयास होता है उसको ये नहीं हम जानते हैं भरना आज लास्ट दिन से हम लोगों को, लेकिन हमारी स्टार्ट है। और अभी जैसे अगर हम लोग को आज जो है कि हमारे जो साथी इसको ये अल्टीमेटम देने के लिए समय को निश्चित करें कि हमें ये 10 दिन या 12 दिन जो हमारे 1 मिनट जो वकील साथी है उसके न्याय संगत साथी है हमें अल्टीमेटम दे कि हमें 10 से 15 दिन में वो लोग निर्णय लें ताकि हमें इतना दिन में केस को बेटी के साथ हुआ है ना सौंपा जाए, किसे सौंपा जाए, ताकि जल्दी से जल्दी 2 मिनट में अपना बात को समाप्त रखूंगा। क्योंकि आज जो है कि ये सबसे दुर्भाग्य की बात है कि ये घटना भारत के जो लोग बाग कई लोग कहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री उनके संसदीय क्षेत्र की घटना है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हम लोग दिल्ली में रहते हैं। मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूँ, 13 अक्टूबर 2019 की घटना है। मोदी जी की भतीजी की दिल्ली से पर्स छीन लिया जाता है, झपट मारो। खैर वो घटना किसी के भी साथ होते रहता है दिन। भाई साहब 400 से अधिक सीसीटीवी खंगाल लिए गए, पूरे दिल्ली की पुलिस लगा दी गई, लोग के वो पर्स मिल भी गया। एक छोटी सी पर्स में क्या होगा, 4, 5, 10, 20 हजार रुपये होंगे। वो पर्स को ढूंढ लिया जाता है, लेकिन इस बेटी के हत्यारा को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जाता है। तो क्या मोदी जी जो कहते हैं, बहुत सारे अभी कुछ दिन पहले नारा चला था जब विपक्षियों ने कहा कि मोदी जी का परिवार नहीं है, तो कई लोग बोले थे कि मैं हूँ परिवार, मैं हूँ परिवार। तो क्या मोदी जी यही कहते थे कि पूरा देश मेरा परिवार है? जब आपकी बेटी का न्याय उस प्रणाली से और हमारी बेटी का न्याय इस प्रणाली से, यही आपकी न्याय प्रणाली, और हम पूरा जनता आपसे पूछना चाहता है तो आपके जैसे न्याय प्रणाली को, जो आपकी मानसिकता है, जो आपकी मन की बात है, आप अपनी सोच को बदलिए। और क्योंकि कई लोग जब वोट देते हैं आप प्रचार करते हैं कि डबल इंजन की सरकार चलेगी तो ये हो जाएगा, डबल इंजन की सरकार चलेगी तो ये जनता, और हमारी भोली भाली जनता आपके ट्रैप में फंस जाती है। तो कृपया आप अपने जो बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार, और ये आप जो भारत के प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री आपके पार्टी की है, दिल्ली में भी आप एक ही पार्टी की सरकार चल रही है, जिस राज्य की वो बेटी थी वहां भी आपकी पार्टी अलायंस में है। तो आप चाहें तो इसको, आप कल चाहें तो कल इसको आप सीबीआई को, आपके एक उंगली का सिर्फ इशारा, एक उंगली की इशारा है, आपके बस में है। मोदी जी जागिए और इस बेटी को, भारत की बेटी को न्याय दिलाइए। मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए वक्ता बहुत है और टाइम बहुत कम होता है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग टाइम का ध्यान रखें। मुझे पता है कि सर आप लोग अगर टाइम दिया जाए तो घटते घटते बोल सकते हैं, बट हम लोग चाहेंगे कि टाइम दें। और हम लोग टाइम का लिमिटेशन जो है 3 से 5 मिनट का रख रहे हैं एक वक्ता। बट अभी मैं निमंत्रण करता हूँ माननीय करुणा सिंह जी हमारे बीच में है। इसमें टाइम की इनके लिए पाबंदी नहीं रहेगी, तो मैं निमंत्रण करता हूँ माननीय करुणा सिंह जी को, आप आए और अपने बातें रखें। माननीय करुणा सिंह जी, उनके बारे में बता दूं, ये तो स्टूडेंट रहे हैं, इतिहास से सीख रहे हैं, आप एडवोकेट रहे हैं और बहुत दिनों से, बहुत सालों से समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे अपना मार्गदर्शन दें। माननीय करुणा सिंह जी, हम करें। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध को नमन करते हुए आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय। मैं आप लोगों को एक प्रसंग मैया बताना चाहता हूँ। जब कसाई किसी मुर्गा को मारता है तो जिस मुर्गा को मारता है वही मुर्गा जो है चिल्लाता है, शेष मुर्गा आराम से दाना चुगता रहता है। उस मुर्गा को ये पता नहीं है कि अगली बारी हमारी है। वह मुर्गा आराम से दाना चुगता रहता है, यानी वो सोचता है
उस मुर्गे को काट रहा है ना, मेरी बाड़ी थोड़े है। तो हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं और जो नहीं आए हैं, मैं उनके लिए खास करके आप लोगों के द्वारा संदेश दे रहा हूँ कि अगली बारी उनकी भी आ सकती है, और जिस दिन उनकी बारी आएगी तो फिर उनको लगेगा कि समाज हमारे लिए खड़ा नहीं हुआ। मतलब मेरी बारी आएगी तब हमारा समाज खड़ा हो। इसलिए हमें इस दुविधा से बचना चाहिए। जब तक हम खड़ा होने की कोशिश नहीं करेंगे एक दूसरे के लिए, तब तक आपको न्याय कभी मिलेगा नहीं। और भारत में न्याय के लिए देख रहे हैं आंदोलन ही करना पड़ता है, आसानी से न्याय मिल नहीं रहा है। ये सम्राट अशोक का है शासन नहीं है। सम्राट अशोक के समय में क्या था, वो शिलालेख पर लिखवा दिए थे, मैं कहीं भी रहूं, किसी भी अवस्था में रहूं, जनता अपनी न्याय के लिए अपनी आवाज बुलंद कर सकता है। लेकिन आज सबका साथ है, सबका विकास सिर्फ नारों में है। हर एक आदमी यह सोचता है मेरी बारी अभी नहीं है। महाबुद्ध बिहार पर वकील साहब बता रहे थे 49 के एक्ट में। आप लोगों को मैं यह पूछना चाहता हूँ, पूरे दुनिया में बताइए किसी मस्जिद में गैर मुसलमान को ट्रस्टी बनाया जाता है? नहीं बनाया जाता। किसी मंदिर में गैर हिंदू को उसमें ट्रस्टी बनाया जाता है? यदि अयोध्या में मंदिर बना है तो क्या उस अयोध्या मंदिर में जो ट्रस्टी है वो बौद्धों को मिलना चाहिए ना जगह? यदि बोध गया में इनको जगह है तो अयोध्या वाले में भी बौद्धों को जगह मिलनी चाहिए। तो जब यहाँ पर बौद्धों को जगह नहीं है तो बोध गया में गैर बौद्धों को उस ट्रस्टी में क्यों जगह? इसीलिए है तो हम सारे लोग सोए हुए हैं, हमारे हक को मारा जा रहा है और हम उसी मुर्गे की तरह सोए हुए हैं कि कल मेरी बारी थोड़े आएगी, जिसकी बारी है उसकी। तो हर हमेशा आपको यह सोचना होगा कि भारत देश ये आपका है और आप ही को चिंता करनी पड़ेगी, किसी और को चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आज भी भारत के बारे में तिब्बत में, कोरिया में, जापान के डिक्शनरी में जो लिखा हुआ है भारत का अर्थ स्वर्ग लिखा हुआ है। वहां के लोग भारत को ही स्वर्ग समझते हैं। तिब्बत के लोग भारत के तरफ अपना पैर कर करके नहीं सोते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भारत हमारी गुरु भूमि है, इसलिए इधर पैर करके नहीं सोते हैं। और भारत के लोग स्वर्ग आसमान में ढूंढते हैं, दूसरे लोग स्वर्ग भारत को समझते हैं और भारत के लोग स्वर्ग आसमान में समझते हैं, क्योंकि वहां के लिए बुद्ध की भूमि ही स्वर्ग है। जब भारत के नेता दूसरे देश में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। नीता अंबानी अमेरिका में गई थी, वह कहीं थी द लैंड ऑफ बुद्धा, यानी बुद्ध की धरती से। मतलब भारत के बाहर जाते ही बुद्ध याद आती है और भारत में आते ही बुद्ध भूल जाते हैं। लेकिन आप लोगों को, हम लोगों को अपने जमीर को जिंदा रखना पड़ेगा। जब तक आप जमीर को जिंदा रखेंगे तभी आप भी जिंदा रहेंगे, आपका स्वाभिमान जिंदा रहेगा, तभी भारत की भूमि जो है वो बुद्ध भूमि के नाम से जानी जाएगी। और यह दायित्व सबसे ज्यादा हम ही लोगों की है। अभी किसी पर अत्याचार होता है तो दूसरे समाज के लोग सोचते हैं ये खुशहाल समाज का ही दायित्व है। यादव पर होगा तो यादव का दायित्व है, एससी पर होगा तो एससी का दायित्व है, एसटी पर होगा तो एसटी का दायित्व है। एक एक कर करके आप सबों की बारी आने वाली है
जब तक आप हम सब एक झूठ होकर के इस अधिकार के लिए नहीं करेंगे तब तक कभी भी आपका हक मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों को यही कहता हूँ, बोलेंगे सर कुछ? अपने स्वस्थ कंप्यूटर में देते हैं उतना ही महंगा कंप्यूटर आप खरीद करके ले आइए। जब कंप्यूटर चालू करेंगे ना, यदि सॉफ्टवेयर दूसरे पे डला हुआ है ना तो कंप्यूटर से कोई कुछ लेगा। हमारे समाज में इस दिमाग में सॉफ्टवेयर वो डाल दिया है, इसलिए आपकी जमीन हमारी जमीन मर गई है। इस सॉफ्टवेयर को डिलीट कीजिए, अपना खुद अशोक का सॉफ्टवेयर अपने दिमाग में डालिए, तभी आप अधिकार के लिए उठेंगे, अन्यथा अधिकार के लिए आप जग नहीं सकते। मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। यहाँ सुधीर भास्कर जी भी आए हुए हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ। ये समता बुद्ध विहार है पश्चिम बिहार में, उनके ये ट्रस्टी है, इनसे भी दो शब्द मैं आग्रह करता हूँ, आप अपनी भी बात यहाँ पर रखें। सभी को मेरा क्रांतिकारी आप लोग कोई कुछ बोलना चाहें तो बताएं। तथागत बुद्ध को नमन, भिक्षु संघ बोलना चाहें तो बोधि सत्य, बाबा साहब अम्बेडकर को सर नमन। ऊपर करो इसको। आज यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं न्याय के लिए। जो अन्याय हमारी बहन बेटियों के साथ में किया जाता है लेकिन हमें न्याय नहीं मिलता, न्याय ना मिलना का सबसे बड़ा कारण है हमारे अंदर, हम भारत की 85% आबादी है लेकिन हम अलग अलग मुल्कों पर विराजमान हैं, एक दूसरे के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं है, तालमेल नहीं है, इसीलिए हमें न्याय नहीं मिलता है। मलाई कौन खा रहा है, लड्डू कौन खा रहा है? सवर्ण जाति के लोग। मैं साफ बोल रहा हूँ, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। आज मुझे बड़ी थोड़ी सी तकलीफ भी हुई इस बात को देख के कि यहाँ मंच पे हमारे सारे महापुरुष हैं, लेकिन जिस महापुरुष ने हमें भारत का संविधान दिया, बौद्ध धर्म के बारे में सबसे पहले यह किसने बताया? बाबा साहब अम्बेडकर ने। 5 लाख लोगों के साथ में उन्होंने दीक्षा ली, बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो आप लोगों को तो पता ही कुछ नहीं था, हम लोगों को पता ही कुछ नहीं था कि हम कौन है। उन्होंने ही हमें बताया कि हम बुद्ध के वंशज हैं, सम्राट अशोक के वंशज हैं, तब हमें पता लगा। लेकिन यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जरा सी भी जगह आपके पास में नहीं है कि उनका फोटो लगा देते। तो जिस तरह से आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इसी प्रकार ऊंची जाति के लोग, सरकार में बैठे प्रशासन के लोग आपके साथ, हमारे साथ इसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो जब तक हम 85% कहने के लिए 85 है लेकिन हमारे अंदर तालमेल नहीं है, तो हम जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक इसी तरह से अन्याय होता रहेगा। मुझे मालूम है जिस वक्त निर्भया के साथ कांड हुआ था उसके साथ भी बहुत दरिंदगी हुई थी, हमें बहुत ही दुख है इस बात का, लेकिन क्योंकि वो सवर्ण समाज से थी उसको न्याय मिला। पूरे भारत नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके विरोध में लोग खड़े होंगे। लेकिन यहाँ किसी दलित की बेटी के साथ में कोई अन्याय होता है, ओबीसी की जाति की किसी की बेटी के साथ अन्याय होता है, तो सब लोग दर्शक बन के देखते रहते हैं। सब इसी तरह से चलता रहता है ये। तो आज मैं सबसे पहले तो मैं बहुत गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ बेटी स्नेहा के लिए। उसके साथ जो दरिंदगी हुई है बहुत ही शर्मनाक है, और हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी कंस्टिट्यूएंसी में ये काम हुआ है, उनको शर्म आनी चाहिए और इस पर एक्शन लेना चाहिए। दूसरा मुद्दा है हमारा बोध गया का, जो हमारे लिए सबसे हमारा बोध होगा वो मक्का है। जिस तरह मुस्लिमों के लिए मक्का और ईसाइयों के लिए यरूशलेम बहुत ही पवित्र जगह है, उसी तरह हम बौद्धों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह है बोध गया। तो महाबोधि टेम्पल का मुक्ति आंदोलन आज से नहीं चल रहा है, बहुत पुराना है, सैकड़ों साल पुराना है, लेकिन ये अभी ऐसे ही चल रहा है। बार बार आवाजें उठती हैं, दब जाती हैं, उठती हैं, विघटन हो जाते हैं, तोड़फाड़ हो जाते हैं, टूटन हो जाते हैं। आज भी मैंने देखा है कि
आज भी मैंने देखा है कि बौद्ध गया में भी जो बौद्ध भिक्षु हमारे, उनमें भी 2 संगठन हो गए। तो जब तक हम एक साथ होकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे किसी भी प्रकार की, तब तक हमें न्याय इतनी जल्दी मिलने वाला नहीं है। अभी हमारे आदरणीय रोशन जी ने बताया कि किसी भी मस्जिद के अंदर किसी भी दूसरे धर्म का जाके वहां पर मैनेजमेंट नहीं करता है, तो सिख नहीं जाता है, तो ईसाई नहीं जाता है, उसी प्रकार चर्च में भी नहीं जाता है। तो वह बौद्धों का जो सबसे पवित्र स्थल है, जहां पर क्यों में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और देखिए, किसी का कोई सामान गुम गया, रेल में गुम गया, कहीं भी गुम गया, सड़क में गुम गया, उसको थाने में जमा करा दिया जाता है कि जब उसका वारिस होगा उसको सौंप दिया जाएगा। आज बौद्ध धर्म के वारिस है, उसके वारिस है बौद्ध गया के, तो क्यों नहीं उनको सौंपा जा रहा है बौद्धों को। तो मेरी सरकार से ये विनती है कि वो जल्दी से जल्दी ये 1949 का जो BT एक्ट है इसको रद्द करे और वहां पर जो बौद्ध है उनको ही वहां के मैनेजमेंट में हिस्सा दे, पूरी 100% हिस्सेदारी दे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग